देखिए ये विदाउट बाइसिंग ये दो डिप्लीशन लेयर हैं। इन दोनों डिप्लीशन लेयर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? यहाँ पर बना हुआ है प्लस और इधर है माइनस। सो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट गो टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फोर्स उल्टा लगता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देता। सो दिस इज ए सॉर्ट ऑफ रेसिस्टेंस फॉर देम, दे कैन नॉट गो। वैसे ही यहाँ पर इधर प्लस बन गए हैं, यहाँ माइनस बना है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स को इधर नहीं जाने देता, राइट? इस तरह से ये इधर नहीं जा पा रहे हैं, इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर नहीं जा सकते, और इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर P इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा नहीं जा सकते। ये इसकी स्टेबल कंडीशन है विदाउट बाइसिंग। नाउ वी डू द बाइसिंग। बाइसिंग में हम बेस और एमीटर, इसको कौन सी बाइसिंग देते हैं? फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग जब देते हैं तो डिप्लीशन लेयर का क्या होता है? यस, डिप्लीट हो जाती है, खत्म हो जाती है और करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों में, इसमें और इसमें हमने फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो फॉरवर्ड बाइसिंग की, ये सर्किट हमने दे दिया, ये एन टाइप है, ये भी एन टाइप है, ये पी है, तो एन पी ये हमने यहाँ पर लगाया माइनस माइनस और ये प्लस। ओके, माइनस प्लस। इस डिप्लीशन लेयर का क्या हुआ? तो आंसर है ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई, ये ऐसा नैरो होके खत्म हो गई। ये हम सबको मालूम है कि हमने ये लगाया, ऐसा प्लस ऐसा गया, उसने इसको अपोज किया और ये पोटेंशियल बैरियर खत्म हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक कंडक्टर बन गया और इसमें ऐसी करंट स्टार्ट हो गई, इसका रेसिस्टेंस खत्म हो गया। अब यहाँ पर भी हमने कनेक्शन किया और ये जो कनेक्शन है ये रिवर्स बायस है, ये कलेक्टर है, और कलेक्टर जो एन टाइप था उसके साथ हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया दिस वे। अब अगर ये दोनों बेस और कलेक्टर ये रिवर्स बायस में हैं, एन के साथ प्लस लगा है, तो इसकी डिप्लीशन लेयर का क्या होगा? नैरो हो जाएगी कि वाइड हो जाएगी? इट विल बिकम वाइडर, ये दिस विल बिकम वाइडर। तो ये वाली वाइड हो गई और ये वाली फिनिश्ड हो गई। तो यहाँ से फ्लो बड़े आराम से स्टार्ट हो गया, दिस वे दिस वे, और ये वाला फ्लो नहीं हो पाया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का। ओके, अब ये बड़ा हो गया। इफ वी से दैट डिप्लीशन लेयर हैज गॉट ए रेसिस्टेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट रेसिस्टेंस करंट कैन नॉट पास हियर। यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इस रेसिस्टेंस को ये पार नहीं कर सकते थे। यहाँ पर वो रेसिस्टेंस खत्म हो गया, दैट रेसिस्टेंस इज फिनिश्ड। Here, what happened to resistance here? This has become double. इसका ये मतलब था, अगर यहाँ दोनों के पास 10-10 रेसिस्टेंस था तो ये 10 तो क्या हो गया 0 और ये कितना हो गया 20। इधर का रेसिस्टेंस इधर ट्रांसफर हो गया। इट मे नॉट बी एग्जैक्ट, एक तरफ का रेसिस्टेंस लो हो जाता है और एक तरफ का रेसिस्टेंस हाई हो जाता है, एज इफ द रेसिस्टेंस हैज बीन ट्रांसफर्ड। ये बेसिक एक्शन होता है ट्रांजिस्टर में व्हेन वी डू द बाइसिंग। सो व्हाट इज द बेसिक एक्शन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बाइसिंग?
द रेसिस्टेंस ऑफ द टू जंक्शंस ट्रांसफर। एक जंक्शन का रेसिस्टेंस लो हो जाएगा और दूसरे का हाई हो जाएगा, सो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टेंस। ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर, ये इस डिवाइस में होता है, इसलिए हमने इस डिवाइस का नाम ये रख दिया क्या बना, ट्रांजिस्टर। That is why its name is transistor, because there is a transfer of resistors when it is biased. Okay? तो ये इसमें पहला एक्शन होता है. So this is transistor action. Okay. अब इस ट्रांजिस्टर एक्शन में आगे बढ़ते हैं. यहां पर कौन सी करंट है? फॉरवर्ड बायस्ड करंट. क्या यहां पर कोई करंट फ्लो होगी? देखिए इसे, यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स. ये वाला जो एरिया था, ये बेस, बेस के पास ये कौन है? पी, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? N2P. ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. ये सिर्फ इस सर्किट को देखिए, इसके पास इसका नाम है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नेगेटिव, और ये पॉजिटिव का नाम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, किसी को तो अलाउ करेगा? किसको प्रमोट करता है ये जाने के लिए? मेजॉरिटी को कि माइनॉरिटी को? यस, माइनॉरिटी को. माइनॉरिटी पॉजिटिव है, तो अगर मेजॉरिटी को वो नहीं जाने देता तो मेजर करंट नहीं जाएगी. ओके, पर माइनर करंट तो फ्लो होगी, और उसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? रिवर्स बायस वाली करंट का रिवर्स करंट. तो इसमें रिवर्स करंट चलती है. ये यहां से प्लस से ऐसे गए, ये पॉजिटिव इधर गए, ये अलोंग दिस इधर आए, और यहां आके कहां चले गए? माइनस में. तो ये पॉजिटिव चार्जेस ऐसा चलना शुरू कर देते. तो इसमें हमको करंट मिलती है कौन सी? यस, रिवर्स करंट यहां से चलती है. ठीक है. और यहां पर कौन सी करंट चलती है? ये. इसमें मेन चार्जेस कौन से हैं? नेगेटिव. और ये किससे जुड़ा हुआ है? माइनस से. तो ये निगेटिव किधर जाना चाहते हैं? प्लस की तरफ. तो और इसके जो होल्स हैं, ये इसके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं? होल. होल किधर जाना चाहते हैं? माइनस की तरफ. इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहते हैं? प्लस की तरफ. तो ये वाली बाइसिंग फॉरवर्ड बाइसिंग है, बड़े आराम से चलते हैं. तो यहां से देखिए, प्लस से पॉजिटिव चार्जेस गए. ये वाला एरिया किसका है? बेस का एरिया है. बेस के पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? होल्स. तो यहां होल का कोई प्रॉब्लम नहीं है. बहुत हैं होल, काफी है. वो सब होल यहां आ गए, और यहां से चलते हुए कहां आ गए? माइनस में. तो ये कौन सी करंट है? फॉरवर्ड बायस करंट. क्यों? क्योंकि ये होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है कि माइनॉरिटी? मेजॉरिटी. तो ये मेजॉरिटी की करंट ऐसे बनी. इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए,
इलेक्ट्रॉन भी क्या है इसके, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो ये करंट कौन सी हुई, मेजॉरिटी। तो इसमें जो करंट फ्लो होती है दैट इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स करंट, दैट इज नॉर्मल करंट, जिसको हम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। और इधर रिवर्स करंट, ये किससे बनी होती है, ठीक है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से ये करंट फ्लो होती है। और ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आराम से इधर आ जाते हैं, पर इसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर नहीं आ पाते। नहीं, वो मूव नहीं करते। एटम के जो होल्स जो हैं, होल की करंट बनती है। होल की करंट कैसे बनती है ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जंप होते। तो व्हेनेवर वी से होल्स आर मूविंग, एक्चुअली व्हाट डू वी मीन, हाँ, इलेक्ट्रॉन हॉपिंग कर रहे हैं। शब्द हम क्या यूज करते हैं, होल्स विल ट्रैवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, होल नेवर ट्रैवल। लेकिन हम लोग भाषा वो यूज करते हैं ताकि हमको समझ में आता रहे कि पॉजिटिव की डायरेक्शन ये है। तो हर बार हम हॉपिंग शब्द यूज नहीं करना चाहते, बट वी अंडरस्टैंड कि होल का चलने का तरीका ही वही है, ठीक है। सो व्हेन आई से द होल इज कमिंग हियर, व्हाट डज दैट मीन, इट मीन्स कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करेगा, होल यहाँ बन गया, फिर जब यहाँ होल बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, होल यहाँ बन गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा, होल यहाँ बन गया, ऐसे करके बनता जाएगा। और बड़ी स्पीड से बनेगा क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रॉन को उधर पुश कर रहा है, अपोजिट टू इट। तो ये इलेक्ट्रॉन को उधर पुश करता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाते हैं, पॉजिटिव इधर चला आता है। तो हम क्या कहते हैं, हमको दिखता क्या है, पॉजिटिव होल ऐसा चल रहा है, अंदर में जो एक्शन हो रहा है दैट वी अंडरस्टैंड कि वो क्या हो रहा है, राइट। सो वी विल यूज दिस लैंग्वेज ओनली दैट होल्स मूव टुवर्ड दिस। तो इस तरह से फिर से रिवर्स बायस कलेक्टर वाले में कौन सी करंट फ्लो होती है, रिवर्स करंट, और एमीटर बेस में कौन सी करंट फ्लो होती है, फॉरवर्ड करंट। नाउ वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पर दो जंक्शन है, दो कनेक्शन है, दो बैटरीज हैं, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक दो बनेंगे। एक कैरेक्टरिस्टिक बनेगा फॉरवर्ड बायस का, जो कि कैरेक्टरिस्टिक होगा एमीटर और बेस इसकी करंट का, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम बनाएंगे रिवर्स का, वो किस किस के बीच होगा, यस, कलेक्टर और एमीटर के बीच का, या जो भी हमने कॉमन चीज ली है, ठीक। तो कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए पहले हमको चॉइस करनी है कि हम सर्किट कौन सा लें, वेदर वी शुड टेक इट ए कॉमन बेस सर्किट, कॉमन एमीटर सर्किट। तो हम लोग इसके लिए थोड़ा सा अलग सर्किट लेंगे, वी विल टेक कॉमन एमीटर सर्किट। ये आपने कौन सा देखा है, कॉमन बेस। कॉमन बेस सर्किट इसलिए हमने बनाया, ये सबसे सिंपल होता है एंड इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि रेसिस्टर्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है, राइट। और ये हमको एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एक रिवर्स करंट फ्लो होती है और एक सर्किट में फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड बोथ द थिंग्स। सो फॉर मेकिंग कैरेक्टरिस्टिक वी विल यूज ए कॉमन एमीटर सर्किट, और उसके हम लोग फॉरवर्ड बायस करंट और रिवर्स बायस करंट दोनों का कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करेंगे। सो वी विल टेक इट हियर। सबसे पहले सर्किट किस तरह का रहेगा, सर्किट हम लोग बना चुके हैं, कौन सा, कॉमन एमीटर एनपीएन। तो कॉमन एमीटर एनपीएन सर्किट बनाते हैं। फिर से ये एमीटर
इसको हम कॉमन लेंगे, दिस इज NPN, इसलिए एरो इधर रहेगा। ये कलेक्टर, एमीटर, बेस। बेस की करंट देखने के लिए हम यहां पर एक एम्पियर मीटर लगा देंगे कि बेस में कितनी करंट जा रही है। ओके, इसका कनेक्शन NPN, तो P है तो ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ये इसका सर्किट हो गया। इसकी करंट देखने के लिए यहां पर हमने एक एमीटर लगा दिया। NPN, N है इसलिए यहां पर P रहेगा। कनेक्शन हो गया। अब हमको क्या क्या मिलेगा इसमें, फॉरवर्ड बायस की करंट हम कहां देखेंगे, इस बैटरी का सर्किट कहां है, ये तो ये हमको क्या देगा, फॉरवर्ड बायस की करंट। इस बैटरी का सर्किट कहां है, ये, और ये कैसी बायसिंग है, रिवर्स बायसिंग, तो यहाँ ये हमको किसकी करंट देगा, रिवर्स बायस की करंट देगा। इसको हम बोलेंगे करंट ऑफ बेस, IB। इसे हम कहेंगे IC। और यहां हमने कोई एमीटर नहीं लगाया है, पर इसमें करंट तो फ्लो होगी। देखिए, इस बैटरी से ऐसे करंट गई, यहां गई और यहां से आई एमीटर से, यहां से करंट ऐसे गई और वो भी यहां से आई। तो इसमें से करंट जो आ रही है, इसकी करंट, ये वाली करंट, और इसका हमने नाम दिया IE। करंट इन एमीटर, करंट इन बेस, करंट इन कलेक्टर। करंट इन कलेक्टर का साइन किधर रहेगा, प्लस से हमेशा करंट निकलती है, प्लस से हमेशा करंट निकलती है। सो दिस विल गो दिस वे, प्लस से ऐसे करंट जाएगी, दिस विल गो दिस वे। तो देखिए, किरचॉफ लॉ, जंक्शन, ये इधर आई, ये इधर गई और ये इधर आई। हमें यहां पर क्या मिला, IE इज इक्वल टू, यस, IB प्लस, दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट फॉर ट्रांजिस्टर इन कॉमन emitter mode. In common emitter configuration, this is equation of the current. बाकी सब में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो मेन करंट देना किसका काम है, एमीटर का, और एमीटर से ही करंट इन दोनों में डिवाइड होती है। और ये जंक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, ये इधर से आई, ये IB आई और IE होके निकल गई। फिर इसमें से IC पोर्शन यहाँ चला गया और IB पोर्शन यहाँ चला गया। ओके, अब यहाँ पर दोनों में हमने मीटर लगाकर रखे हैं। हम एक काम और करते हैं। एक तो ये जो दोनों हमारे वोल्टेज वाले हैं, इसको ना हम वेरिएबल बना लेते हैं। वोल्टेज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं उसके साथ में रिहोस्टेट लगा के। तो अब उस रिहोस्टेट का हम अलग से डायग्राम नहीं बनाया करेंगे जैसा करंट इलेक्ट्रिसिटी में बनाते थे। वी विल सिंपली गिव वन इंडिकेटर लाइक दिस। This is an indicator that there is a rheostat. Okay. अब यहां पर ये वोल्टेज देती है कलेक्टर के लिए, सो वी विल राइट इट VCC, वोल्टेज ऑफ कलेक्टर।
अब यहां पर देखिए बेस और ये यहां पर बीच में इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, तो हम क्या करते हैं, बेस में जब ये करंट एंटर करती है और यहाँ से निकलती है तो यहाँ पर हम एक वोल्ट मीटर लगा लेते, वोल्ट मीटर। ये हमको वोल्टेज देता है किस किस के बीच की, B और E के बीच की। तो ये हमको किसकी रीडिंग देगा, वोल्टेज बिटवीन B एंड E। नोटेशन ध्यान दीजिएगा, VBE। ये वाली वोल्टेज बेस बैटरी VB, बेस बैटरी, वोल्टेज बिटवीन B एंड E। दिस इज कलेक्टर बैटरी CC। अब ये बताइए एमीटर और कलेक्टर इन दोनों के बीच हमको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो हम क्या करते हैं, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल इनके बीच में एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं V। इस V का नाम क्या लिखूं, अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो गए, बताइए। C, यस करेक्ट, VCE। नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। जो हमारी बेस बैटरीज हैं उनके वोल्टेज को हमने क्या लिखा, BB और CC। CC कलेक्टर वाली तरफ, BB यस बेस वाली तरफ, और ये दोनों टर्मिनल के बीच की वोल्टेज, ये इन दोनों टर्मिनल के बीच की वोल्टेज। ठीक, ये करंट कहाँ जा रही है, बेस में, ये करंट कलेक्टर में, और ये करंट एमीटर से। ये सब नोमेनक्लेचर हो गया, ये इसका करंट इक्वेशन हो गया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक का ये मतलब है कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। व्हाट इज ए कैरेक्टरिस्टिक? कैरेक्टरिस्टिक इज ए ग्राफ which shows relation between potential difference and current. For what? Across any junction. यहाँ पर हमारे दो जंक्शन हैं, एक जंक्शन है B और E, दूसरा है E और C। तो हम इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे। तो पहले लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक दिस इज BE, which is known as forward characteristic। अच्छा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए देखिए ग्राफ बनाते हैं। B और E के बीच में कौन सी बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग। और फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ आप सबको मालूम है। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ किस तरह का होता है, इसको जब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी सी वोल्टेज देते हैं और हम क्या देखते हैं, इसमें कोई करंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हमको मालूम है डिप्लीशन लेयर अभी पतली हो रही है और पोटेंशियल बैरियर पूरा डाउन नहीं हुआ है। तो ये हमको ऐसा मिलता है शुरू में। ये क्या चीज़ है, दिस इज करंट एंड दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस, V, यस BE, और ये कौन है, IB। तो ये हमको ये करंट आपकी जानी पहचानी मिलती है एंड दैट इज दिस, और इसको आप पहचानते हैं कौन सी है ये, यस डायोड की फॉरवर्ड बायस करंट वही तो है। क्योंकि ट्रांजिस्टर में देखिए ट्रांजिस्टर एक्शन, ये इन दोनों के बीच हमने फॉरवर्ड बाइसिंग दी और ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो गई। तो नेचुरली वही आएगा, कम होते होते जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता करंट जीरो,
और जैसे ही ख़त्म होता है देन इट इज़ ए नॉर्मल करंट फ्लोइंग, इट हैज़ बिकम ए कंडक्टर। तो इसका जो रेसिस्टेंस है वो आएगा और उसके अनुसार ये करंट इसमें आ गई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज इसमें होती है, ये जो प्लस है, ये प्लस ये यहां पर लगा हुआ है। प्लस की टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को खींचना। तो ये यहां लगे लगे ये वाला प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींच सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में एंटर हो जाएंगे और फिर बेस से इधर जा सकते, या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर होंगे और देखिए ये इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे खींच सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे आ रहे हैं ये उसको ऐसे खींच सकता है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो हम जो यहाँ पर रीडिंग ले रहे हैं हमारी रीडिंग गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? हम क्या सोच रहे हैं कि वो करंट इसमें फ्लो हो रही है, जबकि वो करंट कहाँ जा रही है? ये वाली बैटरी के थ्रू जा रही है। अच्छा, अब हमको रीडिंग किस किस की लेनी है? हमको ये वाली वोल्टेज को चेंज करना है और इसमें जो करंट चेंज होती है इनकी आपस में रीडिंग लेनी है। हमने वोल्टेज चेंज की, लेकिन ये वोल्टेज भी चेंज हो गई और इसने क्या किया? ये जो पहले यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन खींच रहा था या इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा था, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर दिए। अगर इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचने शुरू कर दिए तो ये वाली करंट इस सर्किट की करंट नहीं रही, वो इस सर्किट की करंट हो गई और वो हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको कौन सी करंट चाहिए? जो इसमें फ्लो हो रही है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो है इस पर कोई इफेक्ट मत करे, इधर ये कोई अपना प्रभाव मत डाले, अदरवाइज हमको ये रीडिंग नहीं मिलेगी। हम क्या लिख रहे हैं कि इसमें करंट 10 हो गई, 10 इंक्रीज किया 16, लेकिन हमको नहीं मालूम है कि उस 16 में से 2 किसके कारण है? इसके कारण है। एक्चुअली क्या होनी चाहिए? 14। तो वो जो 2 इसने एक्स्ट्रा खींच ली, हम चाहते कि वो मत खींचे, तभी तो हमारा ट्रू का आएगा ना, तभी हमारी रीडिंग ट्रू होगी कि हमने वोल्टेज बढ़ाया तो करंट कितनी बढ़ी। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो हम ये करते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में है, स्टार्टिंग में, वही पोटेंशियल डिफरेंस रहना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा है मतलब वो इधर से खींच रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल बनाते हैं और इस टेबल पर हम 2 चीज़ें लेते हैं। एक वोल्टेज PE BE ये, और दूसरे में किसको लेंगे? IB। और इसका इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े इसलिए ये जो VCE है इसको कांस्टेंट कर देंगे। अगर ये हमने यहाँ पर 4 वोल्ट रखा, अब देखिए यहाँ पर हमने VBE को इंक्रीज करना शुरू किया 0, उसके बाद 0.2, 0.4, 0.6, ये आ गया 1 मिली एम्पियर, 0.8, 3 मिली एम्पियर, 1.0, दिस इज 5 मिली एम्पियर। ऐसे, लेकिन जैसे ही ये यहाँ से यहाँ जंप करता है, हम क्या देखते हैं कि ये जो VCE हमने 5 वोल्ट रखा था वो 6 हो गया। क्यों 6 हो गया वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन वो 6 हो गया। हमने क्या समझ गए कि हमारी रीडिंग गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पहले सब रीडिंग किस में ली हमने? 5 में। तो हम क्या करते हैं, ये एडजस्टमेंट को घुमाते हैं,
इसको चेंज करके इसको वापस किस पे लाएंगे, 5 पे, फिर अपनी रीडिंग लेंगे। फिर हमने इस वोल्टेज को बढ़ाया, ये करंट बढ़ी, फिर से ये बढ़ने की कोशिश करता है, ये बढ़ने की कोशिश करता है, तो इसको फिर से हम वापस उसी पुरानी सिचुएशन पे ले आते हैं, ताकि हमारी जितनी रीडिंग है सब की सब रीडिंग में इसको कैसा होना चाहिए, एक पर्टिकुलर रीडिंग इसकी होनी चाहिए। और वो अपने ग्राफ में हम यहाँ लिख देते हैं VCE इज इक्वल टू 5 वोल्ट, यानी फॉर ऑल द रीडिंग हमने VCE कितना रखा, 5 वोल्ट। तब हम किस किस का रिलेशन, ट्रू रिलेशन बता रहे हैं, VBE और IB का, तब उसका सही रिलेशन आएगा। और अगर ये बढ़ गया तो हमारा रिलेशन सही नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ एक्स्ट्रा करंट बना लेगा। इस तरह से ये फॉरवर्ड बायसिंग, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग की करंट आती है। अब ये जो फॉरवर्ड बायसिंग का बना, इसमें हम ये भी देखते हैं, अगर मैं यहाँ पर ये 2 रीडिंग लूँ, ये और ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये वाला स्लोप, ये स्लोप मुझे क्या देता है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, तो बताइए dV बाई DI किसका फॉर्मूला है, V अपॉन I, R रेसिस्टेंस, और ये रेसिस्टेंस किसका है, BE, ये इसका फॉरवर्ड बायसिंग का BE का रेसिस्टेंस होता है। तो ये जो रेसिस्टेंस होता है, दिस इज नोन एज डायनेमिक रेसिस्टेंस। व्हाई डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम VCE बदल देंगे तो बदल जाएगा, अगर आप ये लोकेशन बदल देंगे, देखिए इतने वोल्टेज पर रेसिस्टेंस, ये रहा V और ये रहा I, तो V अपॉन I अलग वैल्यू है, यहाँ पर V अपॉन I अलग वैल्यू है, यहाँ पर V अपॉन I अलग वैल्यू है, यहाँ पर V अपॉन I तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो यहाँ रेसिस्टेंस इन्फिनिटी। इस तरह से रेसिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग अप्लाइड वोल्टेज में अलग अलग है, इसलिए इसका नाम क्या है, डायनेमिक रेसिस्टेंस। और आपको जब भी डायनेमिक रेसिस्टेंस निकालने को कहा जाए, साथ में ये जरूर दिया रहेगा कि कितनी वोल्टेज पर चाहिए। जिस वोल्टेज पर चाहिए, जैसे अगर हमको बोला गया कि 3 वोल्ट पर डायनेमिक रेसिस्टेंस निकालिए, तो हम क्या करेंगे, 3 वोल्ट पर ये लाइन खींची, ये एक पॉइंट आया, ये 3 वोल्ट था नीचे, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे 2.5 वोल्ट और एक 3.5, इससे क्या क्रिएट हुआ, DV, ऐसे और ऐसे। जब ये दोनों लेंगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तब तो जाके हमको DI मिलेगा। अदरवाइज आप अगर सिर्फ ये हमने यहाँ पर लिया 3 वोल्ट, तो यहाँ DV कहाँ है और DI कहाँ है, यू विल गेट कंफ्यूज, क्योंकि हमको ट्रायंगल चाहिए। तो हम ऑटोमेटिकली इसका बेस क्रिएट करते हैं। ये 3 है ना, ये 2.9 ले लो, ये 3.1 ले लो, और ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये कितना बेस क्रिएट हो गया, 2.9 to 3.1, 0.2। ये किसकी वैल्यू, DV। अब ये यहाँ जाके टकराया, ये यहाँ जाकर टकराया, और ये लाइन हमने खींच दी, ये किसकी वैल्यू देता है, DI, इसको नाप लिया। अब अगर DV अपॉन DI करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेसिस्टेंस एट दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। ठीक है, इस तरह से हम हर जगह पर फॉरवर्ड का वोल्टेज निकाल सकते हैं। नॉर्मली ट्रांजिस्टर में ये रेसिस्टेंस फ्यू 100 ओम्स होता है, ठीक है, फ्यू 100 ओम्स, ओके। वन 100, 200, 300, तो ऐसा 1 ओम, आधा ओम ऐसा नहीं होता, हंड्रेड्स में होता है, लेकिन 1000 ओम्स में नहीं होता।
1K 2K 3K ऐसा नहीं, तो फ्यू 100 ohms मिलेगा, 100 to 1000 इसके बीच में, ठीक है। तो ये इसका होता है फॉरवर्ड रेसिस्टेंस। अब इसके बाद ये आपको समझ में आ गया, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। एक चीज और, अगर हम इस वोल्टेज को बदल दें तो क्या होगा? तो आंसर है, अगर हम इसको 5 की जगह 6 कर देंगे तो ये वाला ग्राफ ऐसे आ जाएगा। ये कौन है? VCE 6। 7 कर देंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो शेप उसकी वही रहेगी, थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, क्योंकि खींचने वाली ताकत बढ़ गई तो वो थोड़ा सा करंट को और बढ़ा देगी। नहीं, मैंने शायद उल्टा बना दिया, करंट को बढ़ाना है तो ये ऐसे आ जाएगा, कम वोल्टेज पर ज्यादा करंट मिलेगी। सो इस तरह से चेंजेस VCE को बदलने से आते हैं। आप जो लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है, तो उसमें हमको बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करके इसको कांस्टेंट रखना होगा और उस वैल्यू को यहाँ मेंशन करना है, उस वैल्यू को यहाँ मेंशन करना है। दूसरी रीडिंग जो आप लेंगे उसमें इसकी वैल्यू को बदलेंगे, फिर से एक ग्राफ बनाएंगे, इसके पैरेलल वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ। अब हम देखते हैं रिवर्स बायसिंग के। ये जो हम सर्किट यूज करते हैं, आगे जाके हम इसको देखेंगे कि ये एम्पलीफायर के लिए हम यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे वो एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। पर उस समय एम्पलीफायर में दो चीजें होती हैं, हम एक माइक्रोफोन में बोलते हैं और स्पीकर में आवाज जाती है। माइक्रोफोन से हम अपने सिग्नल इसमें डालते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट एक्शन, और इसमें से जो करंट निकलेगी वो स्पीकर में बजेगा, उसको बोलते हैं आउटपुट एक्शन। तो वो जो इनपुट सर्किट है, माइक्रोफोन है, वो हम इस तरफ लगाते हैं B और E के बीच में। तो इधर का ये जो सर्किट है, ये दिस इज नोन एज इनपुट सर्किट, और इधर वाला सर्किट क्या कहलाता है? आउटपुट सर्किट। इसलिए इस रेसिस्टेंस का दूसरा नाम है R इनपुट और ये वाला R आउटपुट। तो ये वाला जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस BE, इसका एक और नाम क्या है? इनपुट रेसिस्टेंस। इनपुट रेसिस्टेंस, इसका नेचर कैसा होता है? डायनेमिक। डायनेमिक उसका नेचर है, नेचर मतलब बदलता रहता है। और किस किस के बीच में होता है? तीन चीजें आपको याद रखनी है। इनपुट रेसिस्टेंस किस किस के बीच होता है? E और B के बीच में। इसका नेचर कैसा होता है? डायनेमिक। नेचर कैसा होता है? डायनेमिक, कीप्स ऑन चेंजिंग। नाम क्या? इनपुट रेसिस्टेंस। समझ में आ गया? ये सब चीजें एक ही रेसिस्टेंस को इंडिकेट करती है, ये वाले को। अच्छा, ये हो गया। अब हम लेते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज रिवर्स करंट का कैरेक्टरिस्टिक या आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक या इसको बोलेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट, ज़्यादा पॉपुलर नाम है, इनपुट। अब हम लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में कौन सी करंट है? रिवर्स और फॉरवर्ड? रिवर्स करंट। रिवर्स करंट, रिवर्स वोल्टेज, इसका हम डायग्राम किस में बनाते हैं? तो आंसर है थर्ड क्वार्टर में बनाते हैं, ग्राफ में। तो इसलिए हम यहाँ भी उसी में ही बनाएंगे। तो ये किस किस के बीच में बनेगा? कौन सी वोल्टेज? CE। ओके। कौन सा बायस है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में शुरू करते हैं
इससे इसको चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज चेंज होगी। इसमें हम टेबुलेट किस किस को करेंगे, VCE और IC, इसका हमने टेबल बनाया, VCE और IC। अब जब हम इसको चेंज करते हैं वोल्टेज को तो ये यहाँ से करंट बढ़ती है। ये जब करंट फ्लो होती है तो एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब करंट फ्लो होती है तो ये करंट बेस से होकर जाती है और बेस में उसको चार्ज पार्टिकल जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं उस पर वो करंट डिपेंड करती है। मान लीजिए यहाँ पर उसको 4 चार्ज पार्टिकल मिले, 4 उसके पीछे, फिर वो भेजेगा 4, वो 4 आगे गए उसके पीछे 4, फिर वो 4 आगे गए उसके पीछे 4, ऐसे 4 की लाइन में चलते चले जाते हैं और करंट उतनी बनी। बाई चांस क्या हुआ कि हमने इसको छेड़ दिया, इसको घुमा के ये जो 4 थे इसको 6 कर दिया। अब उधर उतना ही वोल्टेज है लेकिन अब लाइन कितने की बन रही है, 6 की। करंट बढ़ गई, इसकी करंट बढ़ गई। हमको क्या लगा, इसके कारण जो करंट 4 फ्लो हो रही थी वो 6 क्यों हो गई, क्योंकि हमने इसको छेड़ दिया और यहाँ पर चार्ज पार्टिकल ज्यादा पैदा कर दिए। तो वो वाली जो 4 से 6 करंट हुई वो ये वोल्टेज बढ़ाने के कारण हुई कि इसके कारण हुई, इसके कारण हुई, इसने इसको डिस्टर्ब किया। जबकि हम कैरेक्टरिस्टिक किसका बनाना चाहते, सिर्फ ये वाली वोल्टेज और ये वाली करंट। हम नहीं चाहते कि ये उसको डिस्टर्ब करे, जैसे पिछली बार हम नहीं चाहते थे कि आउटपुट की वोल्टेज इसको डिस्टर्ब करे। अब हम ये चाहते हैं कि इनपुट के करंट इसको डिस्टर्ब मत करे। तो डिस्टर्ब करने की ताकत किस में है, तो आंसर है इनपुट से जो करंट फ्लो हो रही है ये वाली करंट, ये यहाँ पर किसको डिसाइड करती है कि कितने चार्ज पार्टिकल होंगे, क्योंकि करंट क्या होता है, नंबर ऑफ NeAVD, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब यहाँ पर अगर नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल B में बढ़ गए तो B तो इसके रास्ते में भी आता है, तो ये वो वाले चार्ज पार्टिकल को यूज करके अपनी करंट बढ़ा लेगा। वो एम्प्लीफिकेशन में फिर डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन इतना हमको समझ में आता है कि जो इसकी करंट है ये वाली करंट, ये करंट इसकी करंट को डिस्टर्ब कर सकती है। और हम चाहते हैं कि जब हम इन दोनों का रिलेशन स्टडी कर रहे हैं तो वो करंट हमें डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। जब हम इन दोनों को स्टडी कर रहे हैं तो ये वाली करंट बीच में डिस्टर्ब मत करे, तो ये तो बीच में क्रॉसिंग पड़ता है, यहाँ कर सकती और वो तो आएगी बीच में। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि इसकी रीडिंग को देख लेंगे और इसको बढ़ने नहीं देंगे, जैसे हमने उसमें किया था। पहली रीडिंग हमने इसकी ली और हमने क्या फिक्स कर दिया, IB 2 मिली एम्पियर। फिर हमने क्या किया, इसकी वोल्टेज को बढ़ाते चले गए, इसकी वोल्टेज को 1 2 3 4 5 ऐसा बढ़ाते चले गए। तो जैसे ही हम उसको 1 से 2 करते हैं, 1 से 2 करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये भी बढ़ गई, ये इधर वाली करंट भी बढ़ गई। फिर क्या करते हैं, इसको घुमाकर वापस इसको अपने पुराने लेवल पर लाते हैं। फिर हम ये वाली रीडिंग नोट करेंगे। उसके बाद फिर हमने इसको 3 वोल्ट किया, इसको घुमाकर इसको 3 वोल्ट किया और हम ये रीडिंग देखना चाहते हैं, लेकिन क्या देखते हैं, इसकी रीडिंग बढ़ गई, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन भेज रहा है इधर। फिर से इसको घुमाकर वापस करते हैं। तो हमको किसको कांस्टेंट पकड़ के रखना पड़ता है, IB को, बढ़ने नहीं देंगे, नहीं तो हमारी रीडिंग यहाँ की डिस्टर्ब होगी। ये एक पॉइंट आपको समझना है कि यहाँ पर IB को क्या रखना है, कांस्टेंट। ठीक है, उस IB को कांस्टेंट करके हमने इसकी रीडिंग ले ली और ये रीडिंग आप देख चुके हैं। शुरू में जब हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ये ऐसे बढ़ती है और फिर ये कांस्टेंट हो जाती है। ये कौन सी करंट है,
यस, रिवर्स की, और ये किस में फ्लो हो रही है? IC, दिस इज IC। ये रिवर्स बायस करंट है, शुरू में बढ़ेगी और बाद में जाकर कांस्टेंट हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और देखिए, और वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, अगली चीज समझिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने क्या किया, IB की एक वैल्यू रखी थी K1। अब हमने इस पर लिख दिया कि यहां पर हमने IB कितना रखा है, K1। अब सेकेंड रीडिंग में हम IB को थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं। जैसे पहले IB था 1 मिली एम्पियर, फिर हमने, या पहले IB था, माइक्रो में होगा वो, तो पहले था 10 माइक्रो एम्पियर, अब हमने उसको जाने दिया 20, और हर रीडिंग में उसको कितना रखा, 20। तो हम क्या देखते हैं, हमको एक दूसरा ग्राफ मिला जो कि शुरू में तो ऐसा ही है और बाद में फिर ये भी कांस्टेंट हो गया। IB क्या करती है? आंसर है कि ये जो IB है, ये B को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रही है, ये B को चार्ज पार्टिकल सप्लाई कर रही है। और पहले ये जो चार्ज पार्टिकल दो थे, ये गेट है, इस गेट को हमने इतना चौड़ा बनाया कि 2 लोग निकल सकते हैं। यहां हमने 100 लोग भर दिए और बोला निकलो, कितने की लाइन में निकलेंगे? 2-2। करंट कितने की बनेगी? 2 की करंट बनेगी। उस गेट को हमने चौड़ा कर दिया और बना दिया 3 के लायक, फिर बोले निकलो, अब कितनी करंट निकलेगी? और चौड़ा कर दिया, 4 के लायक चौड़ा किया, अब निकलो, 4-4 निकलेंगे। तो ये जो चौड़ा करने का काम है कि ज्यादा कंडक्टिविटी हो जाए, वो काम कौन करता है? ये सर्किट। ये यहां से करंट फ्लो करा रहा है, ये इसको चार्ज पार्टिकल देता है फॉरवर्ड बायस में, ये इसको क्या देता है? होल देता है। तो अगर इसमें पहले 2 होल थे, तो इसने जब यहां से रिवर्स बायसिंग में ये वाले होल को यहां भेजा, तो कितने होल को भेजेगा एट ए टाइम? 2, क्योंकि यहां है ही कितने? 2 की जगह है निकलने की। अब हमने क्या किया, इस करंट को बढ़ा दिया, बढ़ाकर ये करंट को कितने कर दिया? 3। अब यहां से 3 ऐसे फ्लो हो रहे हैं, तो एट ए टाइम B में कितने होल पाए जा रहे हैं? 3। अब इसने अपनी करंट फ्लो करानी है, अब ये कितने कितने की लाइन बनाएगा? 3-3 की लाइन बनाएगा, क्योंकि 3 मिल गए उसको, तो करंट बढ़ गई। इस तरह से जब हम ये वाली फॉरवर्ड की करंट बढ़ाते हैं, इसका बेस पर असर पड़ता है। हमने इस करंट को इतना कर दिया कि यहां से 5-5 की करंट शुरू हो गई, तो यहां पर हमेशा हमको कितने चार्ज पार्टिकल मिलते हैं? 5। अब ये करंट फ्लो कराने आया, तो इसने क्या देखा? 5 के पीछे और 5, उसके पीछे और 5, उसके पीछे और 5, तो इसकी करंट भी कितने की बन गई? 5 की। पहले कितने की बन रही थी? 3 की। तो IC बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि किसने बढ़ाया? हाँ, दोनों का कनेक्शन समझ में आया। B में जाके दोनों का कनेक्शन होता है बेस में। इस तरह से जब हम IB बढ़ाते हैं तो IC बढ़ता है। आगे जाके हम एम्पलीफायर में पढ़ेंगे कि IB को हम 10 बढ़ाएंगे तो IC 100 भी बढ़ सकता है। वी विल सी दैट। पर अभी हमको दोनों का कनेक्शन समझ में आ रहा है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक में हमने इसको दोनों को सेटल करना है, दोनों का रिलेशन देखना है, तो हम क्या चाहेंगे कि IB कैसा रहे? कांस्टेंट रहे। और उस कांस्टेंट का ये बना IB K1, ये किसका बना? IB K2। फिर हमने तीसरा रीडिंग लिया ये, फिर चौथा लिया, फिर पांचवा लिया। इस तरह से IB की अलग अलग वैल्यू, IB K3, IB K4, IB K5। और ये चीज हमको क्या दिखाती है? IC।
तो जैसे जैसे हम IB बढ़ाते हैं वैसे वैसे IC भी बढ़ते जाती है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई, पूरा ट्रांजिस्टर आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो IB बढ़ाने से अब किसी भी एक वोल्टेज पर रख दीजिए, इस वोल्टेज पर अगर आप इतना IB करेंगे तो इतना IC मिलेगा, इतना IB करेंगे तो इतना IC मिलेगा। ठीक है, दिस इज रिवर्स बायसिंग। ठीक है, ये रिवर्स बायसिंग का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है। एंड व्हाट डज इट गिव अस? इफ देयर इज ए चेंज इन IB, देयर विल बी चेंज इन IC। और ये हमको क्या देता है? फॉर एनी पर्टिकुलर IB, द IC बिकम ए कांस्टेंट आफ्टर ए पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर हमने ये वोल्टेज ऑपरेट करने के लिए चुनी, ये वोल्टेज ऑपरेट करने के लिए चुनी, तो आप देखिए सिर्फ किसको बदलना है? हमने IB को बदलना है। और कौन बदल जाएगा? IC बदल जाएगा। ये वाला पार्ट हमने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि हमने वर्किंग वोल्टेज ही इसके ऊपर रखी। ठीक है, इसके नीचे रखेंगे तब ये धीरे धीरे बढ़ेगी, सैचुरेशन में आएगी। पर अगर वर्किंग वोल्टेज ही इससे ज़्यादा रखेंगे तो IC सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी? IB पर डिपेंड करेगी। ये थोड़ी सी चीज़ें हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर समझे। तो इसके क्वेश्चंस अब आप बना सकते हैं। किसी भी तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, IC पे IB क्या क्या इफेक्ट होता है एंड दैट, और इन दोनों को अब आप पहचानते हैं। दिस इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी क्या है? V और I का रिलेशन है। अगर ये V और I का रिलेशन है तो यहाँ पर भी आप डायनेमिक रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। कहीं पर भी ट्रायंगल बनाइए और इसका रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। दिस इज व्हाट V, दिस इज I। इसका I माइक्रो में होता है और V 1 2 3 न्यूमेरल्स में होता है। तो जब आप dV अपॉन DI करेंगे द वैल्यू विल बी वेरी लार्ज, और इसका जो रेसिस्टेंस है दैट विल बी नोन एज आउटपुट रेसिस्टेंस। दिस इज ऑल्सो डायनेमिक इन नेचर और इसकी वैल्यू जो है फ्यू किलो टू फ्यू 100 के, यानी 10 to the power 5, 10 to the power 5 तक इसका रेसिस्टेंस होता है। सो दिस रेसिस्टेंस इज वेरी हाई रेसिस्टेंस। इनपुट में आपने कितना देखा था? मैक्सिमम 1 के जाएगा, 100, 200, 500, और इसका 100 के, उससे 10 to the power 4, 10 to the power 5 टाइम्स ज़्यादा इसका रेसिस्टेंस होता है। और ये अंडरस्टूड भी है क्योंकि ये रिवर्स बायस में है। रेसिस्टेंस कैसा हो चुका है? डबल हो चुका है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ transistor. Okay, so we close it today. Tomorrow we'll study the applications of transistors.